तो नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो हमारे YouTube चैनल पर क्लास 12 की बायोलॉजी चल रही थी। इसके अंतर्गत जो हमारा पहला चैप्टर होता है जीव में जन चल रहा था, ठीक है। तो इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 4 तक देख लिया था और आज का वीडियो आपका लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। तो इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी की 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका चार्ज मात्र 100 रुपीज़ है, जिसमें आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी के ऑल चैप्टर्स के नोट्स मिलेंगे और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वगैरह देखने को मिलेगा। यानी कि टॉपर जो ग्रुप आपका होने वाला है इसका प्राइस मात्र 100 रुपीज़ है और इसमें आपको क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी तैयारी करवाई जाएगी, जिसके अंतर्गत आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्लास 12 बायोलॉजी जो आपका होता है उसमें जितने भी चैप्टर होते हैं उन सभी का नोट्स मिल जाएगा। हैंड रिटन नोट्स रहने वाला है, काफ़ी महत्वपूर्ण नोट्स होने वाला है इस प्रकार से, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, और साथ ही में उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वगैरह भी देखने को मिलेगा। यानी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको मात्र 100 रुपीज़ में दे रहा हूँ। जिसको भी ज्वाइन करना है वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग मिल जाएगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यदि आपको कोई भी समस्या होती है तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नंबर निकालने में प्रॉब्लम होती है तो आप लोग इस नंबर पे सीधा कांटेक्ट करेंगे और सीधा व्हाट्सएप पर आप लोग सारी जानकारी प्राप्त करके टॉपर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। पूरे साल के लिए मात्र फीस 100 रुपीज़ है, जिसमें आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी के ऑल चैप्टर के नोट प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का PDF वगैरह देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक बात हो गई इसकी, तो इसे भी जिसको भी ज्वाइन करना हो ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं वीडियो की। तो हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 1 जीवों में जनन। तो ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हालांकि ये चैप्टर जो आपका होता है ये कई सारे बोर्ड में हटा हुआ, जैसे कि यूपी बोर्ड में चैप्टर नहीं है, तो बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि ये चैप्टर हटा हुआ, आप लोग इसको क्यों पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब, पढ़ाने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो बिहार से जुड़े हुए हैं, तो बिहार में चैप्टर आपका है, तो इसीलिए मैंने इसको सोचा कि इसको भी पढ़ा देते हैं। उसके बाद फिर जो आप लोग जो यूपी बोर्ड वाले परेशान हैं कि भैया इसको मत पढ़ाइए, आप अगला चैप्टर पढ़ाइए, तो उनके लिए भी मैंने बहुत ही अच्छा तरीका निकाला है। तो आपको इस वीडियो के साथ में, यानी कि जो आपका चैप्टर नंबर 1 चल रहा है इसके साथ में चैप्टर नंबर 5 भी मैंने स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 जो आपका होता है वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर होता है और आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी चैप्टर से आते हैं और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर भी क्लास 12 बायोलॉजी का वही होता है, ठीक है। यानी कि जो आपका जेनेटिक्स होता है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो इसीलिए हम लोग उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो यदि आप लोग यूपी बोर्ड से हैं तो आप लोग उसे जरूर पढ़ लेंगे, क्योंकि आपके वो चैप्टर आपके सिलेबस में है, ठीक है। और बिहार वाले भी पढ़ेंगे क्योंकि उनके सिलेबस में तो सारी चीज़ें हैं, तो इसीलिए आप लोग उसको भी ध्यान में देंगे। और यदि आप लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं इसे यूपी वाले तो इसे आप लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन यदि आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि आप लोग जब भी अपने बोर्ड के बाद कोई भी परीक्षा देने जाएंगे तो उसमें आपको सारे चैप्टर देखने को मिलेंगे, कोई भी चैप्टर हटा हुआ नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, आप लोग समझ गए होंगे, मैं उम्मीद कर लेता हूँ। तो चलिए हम लोग वीडियो की बात कर लेते हैं। तो जो हमारा चैप्टर चला चैप्टर नंबर 1 जीवों में जनन, उसमें अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 4 तक डिस्कस कर लिया था। लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने कहाँ पर एंड किया था ये चीज़ मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि हम लोग पढ़ रहे थे अलैंगिक जनन के प्रकारों के बारे में। तो अलैंगिक जनन के जितने भी प्रकार होते हैं मैंने सारे आपको बता दिए थे, ठीक है। तो उसमें जो आपका लास्ट टॉपिक था कायिक प्रवर्धन के बारे में, जिसमें हम लोगों ने पहले पढ़ा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो उसको हम लोग वहीं पर हम लोगों ने वीडियो को समाप्त किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग उससे आगे स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कायिक प्रवर्धन के लाभ और साथ ही में कायिक प्रवर्धन से जो हानियाँ होती हैं उसको भी देखेंगे। और उसके बाद में फिर आपका जो ये आपका टॉपिक था अलैंगिक जनन का, ये अलैंगिक जनन का टॉपिक जो था आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग लैंगिक जनन के टॉपिक की ओर बढ़ेंगे और लैंगिक जनन का टॉपिक जैसे आप लोग समाप्त करोगे चैप्टर भी आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो की नोटिफिकेशन वगैरह आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इतना आप लोग जल्दी से ध्यान में रखते हुए वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो आपका सबसे पहले होने वाला है कायिक प्रवर्धन के लाभ के बारे में। यानी कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ा था कायिक प्रवर्धन के, कह सकते हैं कि जितने भी चीज़ें थी कायिक प्रवर्धन में, जैसा कि प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन हो गया, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन हो गया, उन दोनों को हम लोगों ने पिछले वीडियो में समाप्त कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग कायिक प्रवर्धन के लाभ को देखने वाले हैं, उसके बाद फिर हम लोग कायिक प्रवर्धन की हानियों को भी देखेंगे। तो सबसे पहले यदि हम लोग बात करें कायिक प्रवर्धन से क्या क्या लाभ होते हैं तो उसको हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ पर दिया गया है कि इस विधि द्वारा पौधे कम समय में उत्पन्न किया जा सकता है। यानी कि जो कायिक प्रवर्धन की विधि होती है इसकी सहायता से हम लोग जो पौधे होते हैं बहुत ही कम समय में उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें दिया गया है कि पौधों की निम्न जातियों से
उत्तम जातियों का विकास किया जा सकता है। यानी कि आप लोग जानते हैं कि जैसा कि मैंने कृत्रिम कायिक पौधों में भी आपको बताया था कि निम्न जातियों से किस प्रकार से हम लोग उत्तम जातियों का विकास कर सकते हैं कायिक पौधन के द्वारा, तो ये आपका एक लाभ ही होता है। ठीक है, तो यह दूसरा पॉइंट आपका हो गया। तीसरा पॉइंट इसमें दिया गया है कि यह प्रवर्धन की आसान विधि, यानी कि जो कायिक प्रवर्धन है ये प्रवर्धन की कैसी है, ये एक आसान विधि है। ठीक है, तो ये आपके 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट आप लोग बताओगे कि इस विधि में पौधों की शुद्धता बनी रहती है, यानी कि जैसे इस विधि के अंतर्गत जो पौधा उत्पन्न होता है उसमें जो शुद्धता होती है पौधों की वो बनी रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से कायिक प्रवर्धन के लाभ आप लोग समझ गए होंगे, तो आप जल्दी से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कायिक प्रवर्धन के लाभ के बाद में हम लोग पढ़ेंगे कायिक प्रवर्धन से होने वाली हानियां, यानी कौन कौन सी हानियां होती हैं कायिक प्रवर्धन से। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करोगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको मैं पेज को हटा देता हूँ। कायिक प्रवर्धन से होने वाली हानियों की बात करें तो बहुत सारी हानियां होती हैं कायिक प्रवर्धन से, तो उसमें हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आपका जो इसमें पॉइंट दिया गया है वो दिया गया है कि इस विधि द्वारा नई जातियाँ उत्पन्न नहीं की जा सकती, यानी कि जो कायिक प्रवर्धन होता है इस विधि का हम लोग प्रयोग करके नई जातियों को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें दूसरा पॉइंट दिया गया है कायिक प्रवर्धन वाले अंगों को बीजों की तरह अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रख सकते, यानी कि जो कायिक प्रवर्धन होता है उसमें जो अंग यूज किए जाते हैं जैसे कि आपका जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया, उसको हम लोग बीजों की तरह अधिक समय तक हम लोग संरक्षित नहीं रख सकते हैं, यानी कि सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। जिस प्रकार से बीज बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं उसी प्रकार से अन्य जो चीज़ें होती हैं वो सुरक्षित नहीं रखी जा सकती हैं। ठीक है, तो इसीलिए दूसरा पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, सिर्फ आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें आपका जो अगला पॉइंट है इसमें दिया गया है कि इस विधि द्वारा उत्पन्न पौधों का शीघ्र ह्रास होने लगता है, यानी कि शीघ्र ही वो खराब होने लगते हैं। इसका मतलब यही होता है, यानी कि जो हम लोग कायिक प्रवर्धन के द्वारा नए पौधों को उत्पन्न करते हैं उनका शीघ्र ही ह्रास होने लगता है। इसमें आपका जो अगला पॉइंट दिया गया है विविधता नहीं पाई जाती, यानी कि इसमें क्या होता है, विविधता नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार से कायिक प्रवर्धन से जो हानियां होती हैं वो भी आप लोग समझ गए होंगे, तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आपका जो अलैंगिक जनन का टॉपिक था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया है। अब हम लोग लैंगिक जनन के टॉपिक की ओर बढ़ने वाले हैं, यानी कि लैंगिक जनन क्या होता है उसको हम लोग समझने वाले हैं। तो यदि हम लोग लैंगिक जनन की बात करें तो सबसे पहले उसकी परिभाषा को देख लेते हैं कि लैंगिक जनन से क्या परिभाषाएं होती हैं। ठीक है, तो परिभाषा में आप लोग बताओगे कि वह जनन जिसमें संतान उत्पन्न करने के लिए दो विपरीत जनकों नर व मादा की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसे हम लोग लैंगिक या फिर लिंगी जनन कहते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है, यानी कि यह एक ऐसा जनन होता है जिसमें संतान को उत्पन्न करने के लिए दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, जैसे कि एक हो गया आपका नर, एक हो गया आपका मादा, इन दोनों की आवश्यकता होगी तभी आप लोग लैंगिक जनन के तहत एक नई संतान को उत्पन्न कर पाएंगे। वहीं पर यदि हम लोग अलैंगिक जनन की बात करें तो उसमें संतान को उत्पन्न करने के लिए दो जनकों की आवश्यकता होती ही नहीं थी, एक ही जनक चाहे तो संतान उत्पन्न कर सकता था। ठीक है, लेकिन जो लैंगिक जनन होता है वह ऐसा जनन होता है जिसमें संतान उत्पन्न करने के लिए दो विपरीत जनकों यानी कि नर व मादा की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग लिंगी या फिर लैंगिक जनन बोल सकते हैं। ठीक है, आगे इसमें दिया गया है कि तो इस प्रक्रिया में लैंगिक अंगों जैसे नर में विषण व मादा में अंडाशय की आवश्यकता होती है, यानी कि इसमें क्या होता है, लैंगिक अंगों की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल के रूप में यदि हम लोग बात करें तो जैसा कि नर की बात करें तो नर में विषण होता है जो कि नर का लैंगिक अंग होता है, वहीं पर मादा की मैं बात करें तो मादा में अंडाशय उसका लैंगिक अंग होता है। ठीक है, तो ये हो गया कि इस प्रक्रिया में यानी कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया जो होती है उसमें लैंगिक अंगों की आवश्यकता होती है। और लैंगिक अंग कौन कौन से हैं, जैसे कि आप लोग नर की बात करेंगे तो नर में आपका विषण हो जाता है और मादा में आपका अंडाशय हो जाता है लैंगिक अंग। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है। और देखिए आगे हम लोग बात करें तो यह एक जटिल प्रक्रिया यानी कि जो लैंगिक जनन होता है बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है और उसमें बहुत ही समय लगता है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो यदि हम लोग लैंगिक जनन का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत हम लोग को एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समझना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, जीवन चक्र की अवस्थाएं। ये टॉपिक जो आपका होता है यदि हम लोग लैंगिक जनन की बात कर रहे हैं तो ये भी समझना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो यदि हम लोग जीवन चक्र की अवस्थाओं की बात करें तो जो जीवन चक्र होता है आपका उसके 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, पहला आपका हो जाता है किशोरावस्था, दूसरा हो जाता है आपका प्रजनन अवस्था और तीसरा आपका हो जाता है जीर्णावस्था। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है कि जो जीवन चक्र होती है उसके 3 मुख्य जो आपकी होती हैं अवस्थाएं होती हैं, जिसमें से पहला आपका किशोरावस्था, दूसरा आपका प्रजनन अवस्था और तीसरा आपका जीर्णा अवस्था। ठीक है, अब वहीं पर जो आपका दूसरा है यानी कि प्रजनन अवस्था है, इसमें यदि हम लोग बात करें तो इसमें 2 प्रकार का हो सकता है। एक आपका होगा पादप प्रजनन अवस्था यानी कि जो आपका पादप प्रजनन अवस्था यानी कि पौधों की यहाँ पर बात हो रही है। दूसरा इसमें आपका बताएंगे आप लोग प्रजनन अवस्था में
इसमें आपका हो जाएगा जंतु प्रजनक अवस्था। ठीक है, और उसमें ही पर हम लोग बात करें पादप प्रजनक अवस्था की, तो ये भी आपका दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है मोनोकार्पिक और दूसरा आपका होता है पॉलीकार्पिक। ठीक है, आपको घबराना नहीं है, सारी चीज़ें मैं आपको परिभाषा के माध्यम से अगले पेज में पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पर बस मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, वहीं पे यदि हम लोग बात करें जंतु प्रजनक अवस्था की, तो इसमें आपका मौसमी प्रजनक हो जाता है और दूसरा आपका हो जाता है सतत प्रजनक। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं जीवन चक्र की अवस्थाओं में। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, बना लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ेंगे और वहाँ पर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किशोरावस्था के बारे में पूरा डिटेल में। उसके बाद फिर हम लोग प्रजनक अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। उसका फिर जितने भी पॉइंट इसमें दिए गए हैं सारे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और लास्ट में हम लोग जीर्णावस्था को पढ़ेंगे। फिर आपका जीवन चक्र का जो अवस्थाएँ होती हैं वो समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, और आपका वीडियो भी वहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। तो जीवन चक्र की अवस्थाओं में जो आपका पहला अवस्था है वो आपका है किशोरावस्था। तो किशोरावस्था क्या होता है ये समझना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो आप लोग बताओगे कि इस अवस्था में जीवों के शरीर में तीव्रता से वृद्धि होती है, यानी कि जो किशोरावस्था होता है, जब भी यदि हम लोग मनुष्य की बात करें तो मनुष्य जब आपका किशोरावस्था में होता है तो उसके शरीर में बहुत ही तीव्र गति से वृद्धि होती है। पादपों में इस अवस्था को हम लोग कायिक अवस्था कहते हैं, यानी कि यदि हम लोग मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में तो आप लोग यानी कि जंतुओं में आप लोग किशोरावस्था बोल सकते हो मनुष्य में, लेकिन यदि हम लोग पादपों में बात करेंगे इस अवस्था यानी किशोरावस्था की बात करोगे तो आप लोग वहाँ पर क्या बोलोगे, कायिक अवस्था बोलोगे। इस प्रकार से आपका पहला जो टॉपिक था किशोरावस्था का वो समझ में आपको आ गया होगा। दूसरा इसमें आपका जो अवस्था होती है वो आपकी हो जाती है प्रजनन अवस्था। तो प्रजनन अवस्था जो आपका होता है वो हम लोग समझेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया गया है कि इस अवस्था में जीवों के शरीर में जनन क्षमता विकसित हो जाती है, यानी कि जब आपका किशोरावस्था समाप्त होता है उसके बाद फिर आपका प्रजनन अवस्था आती है, जिसमें क्या होता है कि जो जीव होता है उसके शरीर में जनन की जो क्षमता होती है वो विकसित हो जाती है। अब जनन की क्षमता मतलब क्या होता है, यानी कि संतान को उत्पन्न करने के लिए पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है प्रजनन अवस्था में। ठीक है, यहाँ पर आगे दिया गया है प्रजनन अवस्था के प्रारंभिक काल को हम लोग यौनारंभ कहते हैं, यानी कि जो प्रजनन अवस्था होती है इसके जो प्रारंभिक काल होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यौनारंभ बोलेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है। अब यहाँ पर मैंने आगे आपको बताया था प्रजनन अवस्था में पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था पादप प्रजनन अवस्था। ठीक है, तो पादप प्रजनन अवस्था में दो पॉइंट मैंने आपको बताया था, एक आपको बताया था मोनोकार्पिक और एक आपको बताया था पॉलीकार्पिक। तो ये मोनोकार्पिक क्या होता है, पॉलीकार्पिक क्या होता है, ये समझते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि इस अवस्था में ऐसे पौधे जो अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं, यानी कि मोनोकार्पिक में ऐसे पौधे आते हैं जो अपने पूरे जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्प धारण करते हैं, वो आपके मोनोकार्पिक कहलाते हैं। अब उदाहरण की बात करोगे तो उदाहरण में आपको याद रखना गेहूँ चावल जो हैं एक ऐसे आपके मोनोकार्पिक हैं, क्योंकि इनके जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्प आता है। ठीक है, तो ये मोनोकार्पिक जो आपका था ये भी आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग पॉलीकार्पिक की बात करें यहाँ पर, तो पॉलीकार्पिक क्या होता है आइए उसे भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि ऐसे पौधे जो अपने जीवन काल में प्रत्येक वर्ष में एक विशिष्ट मौसम में पुष्प धारण करते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये पॉलीकार्पिक जो होता है इसमें ऐसे पौधे आते हैं जो अपने जीवन काल में एक ऐसा मौसम आता है जिसमें वो हर मौसम में क्या करते हैं, पुष्प को धारण करते हैं, पॉलीकार्पिक कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में आप लोग देख सकते हो आम, सेब, तो ये सारे कैसे हैं आपके पॉलीकार्पिक हैं। ठीक है, तो ये आपका मोनोकार्पिक है और जो आपका पॉलीकार्पिक है, दोनों आप लोग को समझ में आ गया होगा। मोनोकार्पिक में जो पौधे होते हैं वो जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्प धारण करते हैं, जैसे कि गेहूँ चावल हो गया। पॉलीकार्पिक में जो पौधे होते हैं वो जीवन काल में एक विशिष्ट समय में मौसम में पुष्प धारण करते हैं हर वर्ष, तो वो कैसे हो जाते हैं आपके पॉलीकार्पिक हो जाते हैं, जैसा कि आम, सेब हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक जो आपका पादप प्रजनक अवस्था में जो दोनों पॉइंट थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे जो आपका दूसरा पॉइंट था प्रजनन अवस्था में जो आपका दूसरा पॉइंट था वो कौन सा था, वो आपका था जंतु प्रजनक अवस्था। तो जंतु प्रजनक अवस्था क्या होती है उसे भी हम लोग समझ लेते हैं। तो इसमें जो आपका पहला पॉइंट था जंतु प्रजनक अवस्था में वो आपका था मौसमी प्रजनक। तो ये मौसमी प्रजनक क्या होता है ये हम समझते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि मौसमी प्रजनक वर्ष के एक निर्धारित मौसम में प्रजनन करते हैं, यानी कि जो मौसमी प्रजनक होते हैं एक वर्ष में वो कोई निर्धारित समय होता है उसमें ही वो प्रजनन का कार्य करते हैं, मौसमी प्रजनक कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में मेढक, मछली, ये सारे कैसे हैं, मौसमी प्रजनक हैं। और जैसे कि आप लोग मेढक की बात करो तो मेढक आपका बरसात में क्या करता है, प्रजनन करता है। तो इसीलिए आप लोग बता सकते हो कि आपके मौसमी प्रजनक, यानी कि हर मौसम में ये लोग प्रजनन नहीं करेंगे, केवल कुछ इनका निर्धारित समय होगा, जैसे कि बरसात हो गया तो उसमें ही ये लोग केवल क्या करेंगे, प्रजनन करेंगे। ठीक है, तो ये मौसमी प्रजनन की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं सतत प्रजनक की। तो ये सतत प्रजनक क्या होता है उसे भी हम लोग समझ लेते हैं।
तो यहाँ पर दिया गया है कि सतत प्रजनक वर्ष में किसी भी समय प्रजनन करते हैं। जैसे कि आप लोग बात करोगे मनुष्य की, तो मनुष्य जो होता है वो वर्ष में किसी भी समय भी वो प्रजनन कर लेता है, ठीक है। उसको कोई किसी भी मौसम की आवश्यकता नहीं होती, वो किसी भी समय वो एक साल में कहीं भी कभी भी वो कर सकता है, ठीक है। यानी कि वो करता है, प्रजनन करता है। जैसा कि चूहा हो गया, दोनों कैसे मानव चूहा, ये दोनों कैसे हैं सतत प्रजनक है, यानी कि वर्ष में वो किसी भी समय वो प्रजनन करते हैं। उदाहरण के रूप में आप लोग मानव चूहा बता सकते हो, ये सारे क्या हो गए सतत प्रजनक हो गए। मौसमी प्रजनक की वजह हम लोग बात करेंगे तो मौसमी प्रजनन केवल साल में एक ही बार करते हैं, निर्धारित समय में करते हैं प्रजनन। वहीं पर सतत प्रजनन जो होते हैं वो साल में किसी भी समय कर सकते हैं, ठीक है। तो जंतु प्रजनक अवस्था जो थी वो भी आप लोग समझ गए होंगे। तो इसमें अब हमारा जो तीसरा पॉइंट बचा था जीवन चक्र की अवस्थाओं में, वो आपका था जीर्णावस्था, और उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो आपका जो जीवन चक्र की अवस्थाएं थी वो पूर्ण से समाप्त हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं जो आपका लास्ट पॉइंट है जीवन चक्र की अवस्था का, वो आपका है जीर्णावस्था। तो जीर्णावस्था क्या होता है उसे भी समझ लीजिए। तो यह पश्च जनन काल अवस्था, यानी कि जनन काल के बाद की जो अवस्था होती है उसे हम लोग जीर्णावस्था कहते हैं, ठीक है। जिसमें जीवों के शरीर की जो कार्यकी होती है और संरचना जो होता है उसका पतन होने लगता है, यानी कि शरीर जो उसका होता है कमजोर होने लगता है और उसका शरीर का विनाश होना शुरू हो जाता है, ठीक है। आगे इसमें दिया गया है और प्राकृतिक मृत्यु का संयोग समय के साथ बढ़ने लगता है, यानी कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है जो आपका मनुष्य होता है, आप ये कह सकते हैं जो जीव होता है वो मृत्यु की ओर बढ़ता चला जाता है, ठीक है। और अंत में जीव की मृत्यु हो जाती है, उसको हम लोग जीर्णावस्था बोलते हैं। जीर्णावस्था का मतलब क्या होता है कि जनन काल के बाद की जो अवस्था होती है उसको हम लोग जीर्णावस्था बोलते हैं। जीर्णावस्था में जो शरीर होता है वो कमजोर होने लगता है, कार्यकी का पतन होने लगता है और साथ ही में समय के साथ साथ वो मृत्यु की ओर बढ़ता चला जाता है और अंत में जीव की मृत्यु हो जाती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग जा सकते हैं। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तो आप लोग जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में यदि आपको कुछ भी कहना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।